कल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि कैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब उसमें जो हमने देखा था कन्वर्जन, ये देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पैरामीटर है x, उसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू z कॉमन पैरामीटर था कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है a इज इक्वल टू ax प्लस ay प्लस az कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है x दिया हुआ है, मान लिया कोई वेक्टर a दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, a रो प्लस a फाई प्लस a जेड। तो अगर वेक्टर a जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये इस रिलेशन के हेल्प से हम कर सकते हैं। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स हैं ax, ay और az कंपोनेंट्स हैं वेक्टर a के। a रो, a फाई और az कंपोनेंट्स हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमें कन्वर्ट क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कन्वर्जन करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहां से हम देख सकते हैं x कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू कॉस फाई। तो अगर इस रिलेशन की हेल्प से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो x कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, जो रो डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसके साथ cos फाई को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां क्या लिखेंगे, cos फाई। तो यहां से ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो cos फाई और sin फाई 0। तो अब यहां से अगर हम ax की वैल्यू देखना चाहते हैं, माइनस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1। यहां से अगर हम ax को रिप्रेजेंट करना चाहें स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में, तो हम क्या लिखेंगे, ax इज इक्वल टू a रो cos फाई माइनस a फाई साइन फाई बस प्लस 0। ए वाई को अगर लिखना चाहें, ए वाई को लिखेंगे, ए वाई को लिखेंगे ए रो साइन फाई प्लस प्लस ए फाई कॉस फाई प्लस 0। ए जेड को क्या लिखेंगे, 0 इंटू ए रो प्लस 0 इंटू ए फाई प्लस 1 इंटू ए जेड। तो ए जेड इज इक्वल टू ए जेड। इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस मैट्रिक्स की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। या इनवर्स अगर करना हो, हमें कन्वर्जन करना हो, ये जो कन्वर्जन है वो
सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, मींस हमें ax, ay और az पता है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, a रो, a phi, az। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, a रो, a phi, az हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, ए रो, ए एक्स, ए वाई और ए जेड गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, यहां लिखेंगे cos फाई माइनस साइन फाई 0, साइन फाई cos फाई 0 और 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स के हेल्प से हम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जा सकते हैं। तो मैट्रिक्स याद करना आसान है, हमें बस एक कॉलम को याद करना है, cos फाई साइन फाई 0। बस अगला जो कॉलम होगा वो इसका डिफरेंशिएशन है फाई के रिस्पेक्ट में। cos फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई का डिफरेंशिएशन cos फाई और 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो मैट्रिक्स याद करना आसान है, पहले कॉलम में बस cos फाई साइन फाई 0 याद रखना है, अगला कॉलम उसका डिफरेंशिएशन है, और नेक्स्ट कॉलम अगर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो z के रिस्पेक्ट में ये सारे कांस्टेंट है फाई, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और क्योंकि z पैरामीटर कॉमन है तो अगर z लाना है, az इक्वल टू az करना है तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो याद करने का तरीका यह है, बस याद करने के लिए cos फाई साइन फाई 0 बस हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन होगा फाई के रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो उसके प्रीवियस कॉलम का डिफरेंशिएशन होगा z के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स को यूज करेंगे, अगर कार्टेशियन से हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जाना है तो इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे जब हमें वेक्टर फॉर्म में क्वांटिटी दी हुई है, जैसे क्वांटिटी ए दी हुई है वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दी हुई है। तो इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से एक दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्फेरिकल क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है, तो स्फेरिकल देखने के बाद देखेंगे कि कैसे कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें देखना है कि कैसे हम कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल केसेस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे आते हैं, जैसे मान लिया कोई करंट कैरिंग वायर है, जेड एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, उस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो ऐसे केसेस में जब स्फीयर के सेंटर के अलोंग सिमेट्री हो, ऐसे केसेस में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है। और उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है तो स्फीयर के सरफेस पे सेलेक्ट करेंगे, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट्स का डायरेक्शन कैसा होगा। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लिया ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस गिवन है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बताया जो रेफरेंस है हमारा वो एक इनफाइनाइट लाइन है z एक्सिस के अलोंग। तो अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल लेंथ देखना है।
तो जब डिफरेंशियल लेंथ हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, तो डिफरेंशियल लेंथ किस डायरेक्शन में था? एक डिफरेंशियल लेंथ एक्स डायरेक्शन में, एक डिफरेंशियल लेंथ वाई डायरेक्शन में और एक डिफरेंशियल लेंथ जेड डायरेक्शन में था। अब क्योंकि इसमें पैरामीटर्स रो, फाई और जेड हैं, तो जो डिफरेंशियल लेंथ की डायरेक्शन होगी, एक रो डायरेक्शन में, एक फाई डायरेक्शन में और एक लेंथ हम देखेंगे जेड डायरेक्शन में। तो रो डायरेक्शन में अगर हमें लेंथ देखना है तो रो की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड, ये डायरेक्शन है रो की। तो इस पे हम एक डिफरेंशियल लेंथ लेंगे। मान लिया ये लेंथ हमने सेलेक्ट किया, ये लेंथ है डी रो। अब एक छोटा सा एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया रो डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे डी रो बोल रहे हैं। तो पहला पैरामीटर हो गया रो, रो के डायरेक्शन में एक छोटा सा एलिमेंट डिफरेंशियल लेंथ। दूसरा पैरामीटर क्या है? फाई। तो फाई के डायरेक्शन में भी हम एक डिफरेंशियल लेंथ लेंगे। तो मैंने बताया कि ये, अब अगर हमें फाई कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का कि ये किस एंगल पे है, इस पॉइंट के लिए फाई की वैल्यू कितनी है, तो फाई को हम कहां से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अगर फाई देखना है तो इस पॉइंट का हमें प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा इस प्लेन पे। मान लिया ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट होगा P डैश, पॉइंट P का प्रोजेक्शन है P डैश, और यहां से हम देख सकते हैं कि ये एंगल फाई है। तो फाई हम मूव कर चुके हैं, तब हमें पॉइंट P मिला है। अब फाई के डायरेक्शन में हमें छोटा सा लेंथ और कवर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा एंगल और कवर करेंगे, डी फाई। ये एंगल कितना होगा? एक छोटा सा लेंथ हमने और कवर किया, छोटा सा एंगल जिसे हमने बोला डी फाई। तो अगर हमने डी फाई डिस्टेंस, डी फाई एंगल कवर किया है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल है डी फाई, ये लेंथ है रो। तो ये आर्क कितना होगा? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो ये डिस्टेंस कितना होगा फाई डायरेक्शन में? रेडियस इंटू डिफरेंशियल एंगल डी फाई। तो आर्क ये कितना होगा? इसे हम क्या लिखेंगे? रो इंटू डी फाई। तो हमने रो डायरेक्शन में एक लेंथ सेलेक्ट किया जिसे हमने बोला डी रो। फाई डायरेक्शन में जो लेंथ आया रो इंटू डी फाई। अब ये लेंथ हमने सेलेक्ट किया है डी रो, इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें एक डायरेक्शन और बच रहा है। कौन कौन सा पैरामीटर है इसमें? रो, फाई और जेड। रो डायरेक्शन में लेंथ डी रो, फाई डायरेक्शन में लेंथ रो इंटू डी फाई। अब जेड डायरेक्शन में लेंथ हम लेंगे, ये लेंथ लेंगे जेड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है जेड की। तो इस पे हमें छोटा सा लेंथ लेना है, ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा जेड डायरेक्शन में, और उससे हम स्मॉल एलिमेंट अलग कर लेंगे। ये लेंथ हमारा कौन सा है? ये लेंथ, ये है डी जेड। तो रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ डी रो, फाई डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ रो इंटू डी फाई, और जेड डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ डी जेड। तो डिफरेंशियल लेंथ इन रो डायरेक्शन इज इक्वल टू डी रो डिफरेंशियल लेंथ
इन फाई डायरेक्शन इज इक्वल टू रो डी फाई डिफरेंशियल लेंथ इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू डी जेड। तो तीन लेंथ हमने लिया, एक रो डायरेक्शन में, दूसरा फाई डायरेक्शन में और तीसरा जेड डायरेक्शन में। तो डिफरेंशियल लेंथ टोटल हम कितना लिख देंगे, डी एल इज इक्वल टू डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। ये डिफरेंशियल लेंथ होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रो के डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ डी रो, फाई के डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ रो इंटू डी फाई और जेड के डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ डी जेड। अब डिफरेंशियल सरफेस अगर हमें देखना है, इस केस में तीन सरफेसेज हैं, एक रो डायरेक्शन में जो सरफेस है, दूसरा जेड के डायरेक्शन में जो सरफेस है और तीसरा फाई के डायरेक्शन में जो सरफेस है। तो तीन सरफेसेज हैं इसमें, और अगर हम तीनों को देखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल सरफेस रो डायरेक्शन में इन रो डायरेक्शन डिफरेंशियल सरफेस वो सरफेस जो रो डायरेक्शन में है, जिसका नॉर्मल रो डायरेक्शन की तरफ है, ये सरफेस होगा, ये वाला। तो पॉइंट दे देते हैं हम इसे ए बी सी डी ई और एफ। तो ई एफ और जी। तो ये जो सरफेस है ए बी सी डी, ये सरफेस है रो डायरेक्शन में, क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल जो है वो रो डायरेक्शन में है, इसलिए इस सरफेस का डायरेक्शन होगा रो डायरेक्शन में। तो इसका एरिया हम कितना लिखेंगे, ये लेंथ इंटू दिस लेंथ, इन दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, रो डी फाई इंटू डी जेड, रो डी फाई इंटू डी जेड। तो क्या लिखेंगे, रो डायरेक्शन में इज इक्वल टू रो डी फाई इंटू डी जेड, और डायरेक्शन इसका क्या होगा, ए रो। ऐसे ही इन फाई डायरेक्शन डिफरेंशियल सरफेस इज इक्वल टू, फाई डायरेक्शन मीन्स जिस सरफेस का नॉर्मल फाई डायरेक्शन में है, मीन्स ये वाला सरफेस, इसका नॉर्मल फाई डायरेक्शन में होगा। तो इसका एरिया कितना लिखेंगे, दिस इंटू दिस, मीन्स डी जेड इंटू डी रो इज इक्वल टू डी रो इंटू डी जेड इंटू ए फाई। ठीक वैसे ही जेड डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस, जेड डायरेक्शन में कौन सा सरफेस, किस सरफेस का नॉर्मल है, ये सरफेस ऊपर वाला, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ है जेड डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये वाला जो सरफेस होगा, इस सरफेस का एरिया कितना लिखेंगे, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, मीन्स रो डी फाई इंटू रो डी फाई इंटू डी रो। तो ये हो जाएगा रो डी फाई इंटू डी रो, और डायरेक्शन इसका हो जाएगा ए जेड डायरेक्शन। तो सरफेस, डिफरेंशियल सरफेस हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखेंगे, ds इज इक्वल टू डी रो
डी जेड डी रो डी जेड ए फाई प्लस रो डी फाई डी रो ए जेड प्लस रो डी फाई डी जेड ए रो। ये डिफरेंशियल सरफेस लिखेंगे हम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग याद होने चाहिए कि फाई के डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस कितना होगा, डी रो डी जेड। जेड के डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस क्या होगा, रो डी फाई डी रो। रो के डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस कितना होगा, रो डी फाई डी जेड। याद करना, इसे कैसे याद करना है, जहां जहां फाई है, पहली बात तो जहां जो फाई डायरेक्शन में सरफेस है उसमें फाई नहीं आएगा, जो जेड डायरेक्शन में सरफेस है उसमें जेड नहीं आएगा, और जो रो डायरेक्शन में सरफेस है उसमें कहीं डी रो नहीं आएगा। तो हमें याद कैसे रखना है, एक डायरेक्शन है रो, एक डायरेक्शन है फाई और एक डायरेक्शन है जेड। तो रो डायरेक्शन में है जो सरफेस उसमें डी रो नहीं आएगा, मींस डी फाई और डी जेड आएगा। फाई डायरेक्शन में जो सरफेस है उसमें फाई नहीं आएगा, मतलब डी रो और डी जेड आएगा। जेड डायरेक्शन में जो सरफेस है उसमें जेड नहीं आएगा, मींस डी फाई और डी रो आएगा। और जहां जहां डी फाई है, डी फाई के साथ हमेशा रो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा डिफरेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। या अगर डिफरेंशियल लेंथ याद है हमें, तो डिफरेंशियल लेंथ में भी दो दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमें डिफरेंशियल सरफेस मिल जाएगा। जैसे dl क्या आया था, dl इज इक्वल टू रो डी फाई प्लस डिफरेंशियल लेंथ जो आया था, डिफरेंशियल लेंथ आया था डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड, ये आया था डिफरेंशियल लेंथ। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, डी फाई डी रो इंटू रो डी फाई, तो डी रो इंटू रो डी फाई जेड कंपोनेंट आ जाएगा। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो कंपोनेंट आ जाएगा, तो रो डी फाई इंटू डी जेड, रो डी फाई इंटू डी जेड रो कंपोनेंट आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई कंपोनेंट आ जाएगा, तो रो डी फाई डी जेड ये आ जाएगा फाई कंपोनेंट, डी फाई इंटू डी जेड डी रो इंटू डी जेड आ जाएगा फाई कंपोनेंट, तो डी रो इंटू डी जेड आ जाएगा फाई कंपोनेंट। तो अगर डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला याद है तो दो दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और जो जो कंपोनेंट अब रो और फाई मल्टीप्लाई किया गया है तो जो कंपोनेंट आएगा वो जेड निकल के आएगा। यहाँ फाई और जेड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो कंपोनेंट निकल के आएगा, और जेड और रो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई कंपोनेंट निकल के आएगा। तो दोनों जैसे भी चाहें दोनों तरीके से फार्मूले को याद किया जा सकता है। ये था रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशियल सरफेस का सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें, तो डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, मीन्स डी रो इंटू रो डी फाई इंटू डी जेड। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम हम यहां से क्या लिख देंगे, डी बी इज इक्वल टू रो
डी फाई डी रो डी जेड, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो भी पैरामीटर्स हैं प्रैक्टिकल केस में हमें जिस भी पैरामीटर की जरूरत पड़ती है हम उस पैरामीटर को, चाहे वो सरफेस इंटीग्रेशन हो या वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल लेंथ का इंटीग्रेशन हो, हम लेंथ को लेके, वॉल्यूम के लेके और सरफेस को लेके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर सकते हैं और उस फील्ड का मैग्नीट्यूड, उस फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं अगर हमें लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स पता है तो। अब अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रेफरेंस हमारा है वो एक पॉइंट है। उस पॉइंट के रेफरेंस में हम एक दूसरे पॉइंट, मान लिया कोई पॉइंट P है जिसे हमें एड्रेस करना है, जिसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो एक सिंगल पॉइंट के रेफरेंस में एक दूसरे पॉइंट के लोकेशन को एड्रेस करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा, पैरामीटर्स थे x, y और z, क्योंकि रेफरेंस हमारा जो था वो 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स थे, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन। तो तीनों से डिस्टेंस देखना था हमें पॉइंट का, बस उससे हम एड्रेस कर सकते हैं। हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा रेफरेंस हमारा एक इनफाइनाइट लाइन था, उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हमें किसी पॉइंट को एड्रेस करना है तो पहले तो उस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए उस रेफरेंस लाइन से, उस पॉइंट का ओरिएंटेशन रेफरेंस लाइन से पता होना चाहिए और उस रेफरेंस लाइन पे कितनी हाइट पे है वो पॉइंट ये भी पता होना चाहिए। तब हम एक लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना है, एड्रेस करना है, तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए। तो पहले तो बात करते हैं कि ऐसे केसेस की जरूरत कब पड़ती है कि जब हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कंसीडर करना पड़े। तो अगर कोई रेडिएटिंग एलिमेंट है, पॉइंट फॉर्म में है, पॉइंट सोर्स के फॉर्म में है और वो ऑल डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, तो अगर उस सोर्स की वजह से हमें फील्ड देखनी है, पावर रेडिएशन देखना है, फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे जब मान लिया एंटीना जब डिस्कस किया जाएगा तो ये देखेंगे कि ये मान लिया कोई आइसोट्रोपिक सोर्स है जो सारे डायरेक्शन में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वल पावर रेडिएट कर रहा है, तो उस केस में हमें कंसीडर करना पड़ेगा उसका जो रेडिएशन होगा एक स्फेयर के फॉर्म में होगा। तो ऐसे केसेस में अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कंसीडर करके स्टडी करते हैं, और मेनली एंटीना में जब भी देखेंगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कंसीडर किया जाता है। तो जब हमें ऐसे केसेस में अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को लेके चलते हैं रेडिएशन देखने के लिए या फील्ड इंटेंसिटी देखने के लिए या पावर देखने के लिए, तो वो स्टडी बड़ा सिंपल हो जाता है। तो देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारा जो रेफरेंस है वो एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट सोर्स, सिंगल पॉइंट। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें एक और पॉइंट एड्रेस करना है P। हमें बताना है कि इस पॉइंट को रेफरेंस मान के बताना है कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट P कहाँ है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी हो, अगर एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक दूसरे पॉइंट को एड्रेस करना है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है उस रेफरेंस से। तो स्फेरिकल, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसमें हम यही देखते हैं सबसे पहला पैरामीटर
के दोनों पॉइंट रेफरेंस और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या हो गया कि हम इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे रेफरेंस पॉइंट से, तो इसे हम कहते हैं पैरामीटर आर। तो एक पैरामीटर हो गया, लेकिन अब अगर हमने आर को फिक्स कर दिया, हाँ ये आर डिस्टेंस पे है, लेकिन अब ये आर डिस्टेंस पे तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, इस बोर्ड में ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है सेम डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे ही, लेकिन इसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, इस बोर्ड में कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें एक एंगल ये वाला भी फिक्स करना पड़ेगा, एक ये एंगल भी फिक्स करना पड़ेगा जो इस बोर्ड के प्लेन में होगा। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम जेड एक्सिस से कंसीडर करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस देखेंगे इसमें जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम एक और पैरामीटर देखते हैं थीटा। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फिक्स हो गया, इस बोर्ड में थीटा एंगल पे ये पॉइंट फिक्स हो गया कि अब ना तो ये ऊपर मूव कर सकता है ना नीचे, आर फिक्स हो गया तो ना ये दूर जा सकता है ना इसके करीब आ सकता है, लेकिन अब भी ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो एक तो ये आर डायरेक्शन हो गया, दूसरा ये थीटा डायरेक्शन हो गया, और तीसरा डायरेक्शन हो गया ये वाला, जिसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग फाई कह रहे थे। तो हमें तीन पैरामीटर देखने पड़ेंगे इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए, एक पॉइंट के रेफरेंस में, पहला आर, दूसरा थीटा और तीसरा फाई। तो फाई को हम कहां से देखते हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा को देखेंगे, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम एंगल फाई देखेंगे। तो एंगल फाई का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये एंगल फाई है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल फाई होगा। ये जेड एक्सिस से किस एंगल पे है, ये एंगल थीटा होगा। तो जो रेफरेंस इसमें हो गया, रेफरेंस ए सिंगल पॉइंट पैरामीटर्स इसके कौन कौन से हो गए, पैरामीटर्स हो गए आर, थीटा और फाई। आगे ये पैरामीटर्स इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक दूसरे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन भी देखेंगे। थैंक यू।